नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन विशेषांक की श्रृंखला चल रही थी। इसी बीच समसामयिक घटनासार की करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2022 आ चुकी है। हम लोग परंपरागत विषयों के साथ साथ जो करंट अफेयर्स के प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं उन पर भी हम अपनी नज़र रखेंगे, क्योंकि यदि आप विगत कुछ वर्षों के परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अगर आप आकलन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत अच्छी संख्या में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। और समसामयिक घटनासार एक प्रतिष्ठित पत्रिका है और इसका आज हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य अध्ययन करेंगे और प्रश्नों के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसके ट्रेडिशनल प्रश्नों के साथ क्या कोलैबोरेशन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का आज ये श्रृंखला, और उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय घटना चक्र। पहला प्रश्न है, वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, तो उनका नाम है जयती घोष। क्या प्रश्न में कह रहा है कि एक संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के एक नया सलाहकार बोर्ड है, उसके मेंबर के तौर पर एक भारतीय को चुना गया है जिनका नाम क्या है, जयती घोष। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस राज्य ने पूरी तरीके से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है, तो वो है नागालैंड। यानी कि नागालैंड ने ये अपने यहाँ निश्चय किया है कि हम कागज रहित होने के लिए एक उन्होंने एप्लीकेशन लागू किया है, वो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, और ये देश की पहली राज्य विधानसभा है। ये भी बात याद रखिएगा। अगला चलिए, मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो वो केरल है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला देश का पहला देश का भी और दक्षिण एशियाई शहर पहला है, वो कौन है, मुंबई। ठीक है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किए गए स्तनपायी प्रजाति की जो खोज की गई है उसका क्या नाम है, उसका नाम है व्हाइट चिक्ड मकाक। ठीक है। क्या प्रश्न में कह रहा है, कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति खोजी है स्तनपायी, उसका नाम क्या है, व्हाइट चिक्ड मकाक, और ये कब खोज की गई, फरवरी 2022 में। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस की थीम क्या थी, तो थीम है जन औषधि जन उपयोगी, और ये जन औषधि दिवस कब मनाया गया, तो 7 मार्च 2022 को मनाया गया। यहाँ पर डेट भी इंपॉर्टेंट है और उसकी थीम यानी उसका वर्ष का, इस साल के वर्ष का विषय जो है वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, तो दोनों बातों पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि किसके द्वारा ये मनाया गया, तो फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया, तो वो एक्स डस्टलिक के नाम से। याद रखिएगा कि लोग कहते हैं, जैसे अगर आप नेचुरल भाषा में समझें तो ट्रिक अगर देखें तो उज्बेकिस्तान यानी उज्बेक रहा है, यानी कि कुछ उज्बेगेगा तो कुछ डस्ट उड़ेगी, तो उससे कर लीजिए कि उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में एक्स डस्टलिक है। अब यहाँ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इसी से कोरिलेट करके कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है, ताशकंद में है। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो सोम मुद्रा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। अभी आपने हाल ही समाचार पत्रों में ये देखा होगा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब इसी हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार टोयोटा मिराई से अभी संसद भवन भी पहुंचे थे। ठीक है। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई है, तो वो एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल को प्राप्त। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहां पर आईटीयू के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश के समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो वो नई दिल्ली में। यहाँ एक शब्द देख रहे होंगे आप लोग, आईटीयू लिखा हुआ है, तो ये आईटीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। इस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 17 मई 1865 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आईटीयू यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो उनका नाम है विद्या बालन। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया, तो गुजरात में। यानी कि 3 प्रश्न बन सकते हैं, किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा, किस लिए,
तो तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए उस योजना का नाम क्या है? तो सागर परिक्रमा। और किस राज्य में? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने वाला किस राज्य के साथ इन्होंने समझौता किया है? तो जो सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए इन्होंने तेलंगाना के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? तो वो बेल्जियम के साथ 75 साल हमारे राजनयिक के पूरे हो गए। यह एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और ये कहाँ पर स्थित है बेल्जियम? तो ये यूरोप में है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, इसको और भी कोरिलेट करते हुए चला जाएगा। अगला है, समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवा देने के लिए किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC ने एक समझौता किया है? तो वो पेटीएम के साथ किया है। जब आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो एक टिकट के लिए डिजिटल टिकट मशीन लगी है, उसको बोलते हैं स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन। वो स्थापित करने के लिए रेलवे के IRCTC ने पेटीएम के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुदुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया, तो वो है हंसा एनर्जी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या को निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो संभव और स्वावलंबन। यहाँ क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि संभव और स्वावलंबन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 4 विकल्प में से एक दे देगा कि प्लास्टिक कचरा की समस्या के लिए। और या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि प्लास्टिक कचरा की समस्या के निपटान के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की? तो संभव और स्वावलंबन स्कीम। तो इसको आप लोग कोरिलेट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो वो आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में 4 धाम परियोजना की उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना है? तो अर्जुन कुमार सीकरी को चुना गया है। यहाँ पे थोड़ा सा सही स्कैन नहीं हुआ था तो साफ नहीं दिख रहा है, मैं उसको बोल भी रहा हूँ। अगला है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया था? तो IIT रुड़की में। यहां प्रश्न पूछ सकता है कि किसके द्वारा स्थापित? तो सीडेक के द्वारा। क्या नाम है सुपर कंप्यूटर का? परम गंगा। और कहां पे स्टैब्लिश हुआ? IIT रुड़की में। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित की घोषणा की है? तो हैदराबाद में। किसके द्वारा ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र 2022 मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को। अब यहाँ एक प्रश्न और को रिलेट किया जा सकता है कि वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है उसमें स्वच्छ गंगा या पेयजल मंत्रालय किसको मिला है? तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्हीं को ये मंत्रालय मिला है। इस बार वो जीत के चुनाव आए। अगला देखते हैं, मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो वो कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, ये भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम है। अगला है, 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो भारत को 136वीं रैंकिंग मिली है। अब यहाँ एक जिक्र आता है कि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें नंबर 1 पे कौन था? तो नंबर 1 पे फिनलैंड है जो लगातार 5 बार से नंबर 1 पर है। और भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 136वां स्थान है। और सबसे नंबर 1 पर कौन है? फिनलैंड। और सबसे अंतिम में कौन है? अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? हरियाणा सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट कर दिया? यानी कि वहां पे यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद चल रहा है, तो इसलिए भारत सरकार ने अस्थायी तौर पर यूक्रेन से अपने दूतावास को शिफ्ट कर दिया। कहां पे किया? पोलैंड पे किया। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि तो फिर पोलैंड और यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है और पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
और यूक्रेन और रूस के विवाद पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि यूक्रेन के कितने सीमावर्ती देश हैं, 7 हैं, और विभिन्न जो भी कितने सागर हैं, कौन काला सागर है, कहाँ है, इस पर डिटेल एक चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? तो ग्वालियर में किया। उसी क्षेत्र से आते भी हैं ये सिंधिया साहब। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश के साथ बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफ्रैबी के साथ समझौता किया है? तो वो स्पेन की है कंपनी। और भारत की तरफ से किसने किया है? तो भारत बायोटेक ने किया है। और किस टीके के लिए किया है? तो टीबी के टीके के लिए किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया है? तो कोबरा वॉरियर से भारत ब्रिटेन से अलग हुआ है यूक्रेन संकट को देखते हुए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस बार थीम क्या थी? तो खाद्य भविष्यवाद। ये जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है ये किस तारीख को मनाई गई? 27 फरवरी को। और इसकी थीम क्या थी? खाद्य भविष्यवाद। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ? तो आदि बद्री बांध के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2022 में वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो ये 93वीं रैंकिंग है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो वी डेम संस्थान है ये कहाँ का संस्थान है? तो ये स्वीडन का संस्थान है। यानी स्वीडन की एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है गोथेनबर्ग, वहीं से रिलेटेड ये संस्था है। और ये जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जो पहले 3 देश हैं उसमें स्वीडन है पहले पे, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे नॉर्वे है। और भारत का स्थान कौन सा है? 93वां है। आगे चल रहे हैं। हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इनकार कर दिया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो पद्म भूषण अवार्ड है वो कितने लोगों को मिला? तो जो पद्म भूषण अवार्ड है वो 17 लोगों को मिला है। आइए पद्म पुरस्कार को जरा होलिस्टिक अप्रोच में देख लिया जाए। तो जो पद्म पुरस्कार है वो कुल 128 लोगों को मिला। इसमें 3 श्रेणी दी जाती है। पहली है पद्म विभूषण जो 4 लोगों को दिया गया। दूसरा है पद्मश्री जो 107 लोगों को दिया गया। और जो पद्मश्री है वो तीसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे पद्म भूषण आता है जो 17 लोगों को दिया गया। अब आइए देख लेते हैं कि कम से कम 4 ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। तो जनरल बिपिन रावत जो मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड के लिए इनको दिया गया पद्म विभूषण। दूसरा नाम है राधेश्याम खेमका, ये भी मरणोपरांत मिला है और इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरा नाम है प्रभा अत्रे का, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है, ये महाराष्ट्र से हैं। और चौथा नाम है श्री स्वर्गीय कल्याण सिंह का जो मरणोपरांत राजनेता के हिसाब से मिला इनको, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यानी जो पद्म विभूषण मिला है वो 4 लोगों में से मिला, 3 लोगों को तो मरणोपरांत मिला है। और ये भी याद रखिए कि जो पद्म विभूषण होता है यह भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। आगे चलते हैं। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया? तो बेल्लोर झील को। कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2026 तक। इस तरह के प्रश्न इस समय बहुत पूछे जा रहे हैं। RUSA का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा से है। किसकी योजना है? तो भारत सरकार की। कब तक चलेगी? 2026 तक। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS किस शहर में स्थित है? जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर ऑफ एजिंग स्टडीज नामक 2 नए केंद्र खोले गए। तो वो है मुंबई में, जहां पर सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर ऑफ एजिंग स्टडीज जो खोली गई वो कहां पर है? मुंबई में। और किसके द्वारा खोली गई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई? तो आर्गन 40 द्वारा। और ये भारतीय अंतरिक्ष यान है चंद्रयान 2। आपने कुछ समय पहले ये काफी चर्चा में भी रहा। अगला प्रश्न है, 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाए जाने वाला सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में इस बार कौन से स्टेट की थीम थी? तो वो स्टेट थीम थी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदल के क्या रख दिया है? तो रेल मैनेजर अब से कहा जाएगा रेलवे गार्ड को। अगला है, केरल ने 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 मार्च 2022 को किस शहर में आयोजित किया? तो तिरुवनंतपुरम में। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 मार्च 2022 को मनाया गया वो किस क्रम का था? तो 26वां। कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है,
फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, जिसको आईपी सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत की स्थान कौन सा है? 43वां है। अब प्रश्न उठता है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है और सबसे लास्ट में कौन है? 55 नंबर पे वेनेजुएला है। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया, तो रियाजी जिले में जिर्री गांव में दिया गया। ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज है, इसको घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो वो मार्च 2024 तक रखा है। अगला प्रश्न है, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना घोषित की है? तो 13 नदियों के कायाकल्प की परियोजना। और कब तक है और ये कब की है? मार्च 2022 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में और ये भारत का पहला मेडिकल सिटी है, इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर है? तो ये कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, टेनल मैन के नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमई महालिंगा नाइक को, अमई महालिंगा नाइक को, और ये टेनल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अभी हम लोगों ने ये चर्चा की है कि कितने पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे, तो 107 पद्मश्री दिए जाएंगे। उसको बार बार रिकॉल करते रहिए ताकि आपको ये तथ्य याद रहें। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 192 सदस्य द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, भारत को क्या रैंकिंग दी गई? तो इसमें भारत की 120वीं रैंकिंग है। आप लोगों को मालूम होगा कि यूएन ने के देशों ने मिलकर एक 2030 के लिए एजेंडा रखा है जिसमें 17 सस्टेनेबल गोल हैं। उसी में कह रहा है कि भारत को कौन सा मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में कौन सा रैंक दिया गया? तो 120वां रैंक दिया गया। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन है? तो वो MV रामप्रसाद बिस्मिल जहाज है। अगला प्रश्न है, 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो वो राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया? महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां पर शुरू की गई? तो चेन्नई में। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के पहले पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी VSI में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की? तो जनरल बिपिन रावत की। अभी कुछ समय पहले ही उनकी विमान दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। भारतीय सेना और देश के गौरव और उनके लिए उनका जो योगदान है देश के प्रति, कभी देश उनको भूलेगा नहीं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो वो आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में लैप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन एराच उडवाडिया हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक मोरे देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT, इनकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर तेहमटन एराच उडवाडिया की। ये किसके जनक माने जाते हैं? तो लैप्रोस्कोपी के जनक माने जाते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मोरे देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय स्थापित करने के लिए पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। अगला प्रश्न है, भारत ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्ट गांव यानी विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया? तो इजराइल के साथ। जो हम लोग विलेज ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं उसके साथ, उसके लिए इजराइल के साथ। और कितने? 150, याद रखिएगा। और कितने राज्यों में? 12 राज्यों में। ठीक है। आगे, भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो उड़ीसा ने। ठीक है। और मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है? तो टीकाकरण के लिए। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र होगा ये। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के
किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को एक को कमीशन किया है? तो परम प्रवेगा को। क्या है एक बार और समझ लेते हैं। बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में एक को कमीशन किया है? मैंने कई सारे सुपर कंप्यूटरों में से एक सब शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को आईआईएससी ने बेंगलुरु ने क्या किया है? कमीशन किया है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक कैग की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? तो वो गांधी सागर बांध को। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 148 में वर्णित है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। और वर्तमान में कैग कौन है प्रमुख? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पूर्व में कहाँ थे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, जो वर्तमान में श्री मनोज सिन्हा जी हैं। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? तो सिंधु ताई सपकाल का। सिंधु ताई सपकाल जो है वो अनाथों की मां के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट प्रस्तुत किया? तो मध्य प्रदेश ने। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार किसने बाल बजट प्रस्तुत किया? तो वो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वो ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? आईएनएस विक्रमादित्य से, और 18 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो कौन सा है? केरल है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कारवां पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो वागामोन इडुक्की में। वागामोन इडुक्की कहां पर स्थित है? केरल में, और वहां केरल का पहला कारवां पार्क स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? तो दिल्ली ने। याद रखिएगा कि दिल्ली पुलिस केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते केंद्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो जी अशोक कुमार को। अगला प्रश्न है, लोसुंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है? तो सिक्किम राज्य में। यहाँ ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि लोसुंग का संबंध किस राज्य से है? तो लोसुंग सिक्किम से संबंधित है। ये याद रखिएगा। इसमें मोटा मोटा एक प्रश्न याद रखिएगा कि लोसुंग का संबंध किससे? सिक्किम से। ये भी याद रखिएगा कि इसके ऑप्शन में उत्तर पूर्व के ही राज्य दिए जाएंगे, इसलिए ये मत सोचिएगा कि लोसुंग से तो हम सिक्किम मार देंगे। वहाँ पे फिर आपको अरुणाचल प्रदेश भी दे देगा, वहाँ पे आपको नागालैंड भी दे देगा, मणिपुर भी दे देगा। तो याद रखिएगा लोसुंग जो है वो सिक्किम से संबंधित है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया है? तो वो केरल राज्य ने जारी किया एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस। हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार जारी किया गया है? तो भारत के बाघ अभ्यारण्यों से संबंधित, गलियारों से और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण से संबंधित जो है आकलन पहली बार इसमें जारी किया गया है। अब आप लोगों को ये दिमाग में बात आ गई होगी कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, इस पर हम लोग डिटेल चर्चा लेके आएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट हर 2 वर्ष के बाद जारी की जाती है, और जब से ये जारी की गई तब से कोई एक प्रमुख एग्जाम हुए नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी डिटेल चर्चा हम ले आएंगे, लेकिन चूंकि नाम आ गया तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं उसको जो भी संक्षिप्त हो सकता है मैं कोरिलेट कर दे। 1987 में प्रारंभ हुई ये वन रिपोर्ट, और जो 2021 की रिपोर्ट है ये 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि ये द्विवर्षीय होती है, और एक मोटा सा आंकड़ा दे रहा हूँ कि जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर जो वन क्षेत्र है उसमें राज्यों का क्रम क्या है? तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, चौथे पे उड़ीसा है, और 5वें पे महाराष्ट्र है। ये याद रखिएगा। आगे चल रहा हूँ। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो 24.62% है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर पर है। यदि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 24.62 है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस की परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो वो उत्तर प्रदेश को। जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 85वीं रैंकिंग है। याद रखिएगा कि पिछले बार इसकी रैंकिंग 86 थी, एक रैंकिंग का सुधार होकर ये 85 पे आया है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर 3 देश हैं,
डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। और जो सर्वाधिक खराब पोजीशन है वो दक्षिण सूडान की है। और भारत की रैंकिंग आपने देख ली कि 85 है। अगला प्रश्न है, A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो शाहरुख खान को। ये एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग है और इसका नाम क्या है? A23। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बना? तो वो है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना की शुरुआत की? तो वो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा, LASDC द्वारा। क्या नाम है योजना का? कुनस्योम योजना। कुनस्योम योजना। और किसके लिए है? तो ये याद रखिएगा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए, जो अब नाम दिव्यांग रख दिया है प्रधानमंत्री महोदय ने। रख क्या दिया है मैंने? उन्होंने यह अनुरोध किया है कि अब विकलांग को दिव्यांग शब्द से संबोधित किया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़ों से बना दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट लंबा 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर लहराया गया? तो लोंगेवाला राजस्थान में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब फहराया गया? 74वें सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी 2022 को। कितने इसकी लंबाई चौड़ाई थी? तो लंबाई 225 फीट था और चौड़ाई जो थी वो 150 फीट थी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में एक सप्ताह में भारत के किन 2 अभ्यारण्यों को रामसर स्थल में घोषित किया गया? परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है और बखिया वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। बखीरा। याद रखिएगा कि जो खजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य है, इससे एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि ये ना देखे कि कौन से रामसर, ये पूछ दे कि 2 अभ्यारण्य जो रामसर में है वो किस राज्य में है? तो पहला एक गुजरात में, एक उत्तर प्रदेश में है। और ये भी पूछ सकता है जनरल की खजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट के लिहाज से बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? तो अटल सुरंग, जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया गया, कहाँ पर? तेलंगाना में। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए गुजरात भी ऑप्शन में दे सकता है। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है और ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि ड्रोन से संबंधित जो इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया वो भी कहाँ पे? ग्वालियर में। और इसके मंत्री कौन है? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हैं। अगला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो मंगलदोई, असम में की गई। ये कौशल विकास विश्वविद्यालय चूंकि उत्तर पूर्व के राज्य में है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इस समय उत्तर पूर्व के राज्यों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ये कहाँ कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला गया? तो मंगलदोई, असम में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। अगला प्रश्न है, भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो जगन्नाथ रथ उत्सव को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कोलकाता दुर्गा पूजा को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जोधपुर, राजस्थान में। तो प्रश्न उठता है कि भारत का पहला जो डिजिटल विश्वविद्यालय वो कहाँ था? तो केरल में, 2020 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो राजस्थान है। अगला प्रश्न है, गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला? तो वो इंदौर की सेंट्रल जेल में, ठीक है, अपना रेडियो चैनल मिला है। अगला प्रश्न है, 14 अंकी यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को। याद रखिएगा, यहाँ जो 14 अंकी यूनिक खाता संख्या है ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने अंकी है, तो आप 14 अंकी बताएंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये स्माइल योजना का शुरुआत। याद रखिएगा, यहाँ 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो अभी वर्तमान में दिख रहे हैं। पूछ देगा कि स्माइल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है?
तो उसमें 4 मंत्रालय के नाम दे देगा, जिसमें सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय भी विकल्प में रहेगा, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि स्माइल योजना का संबंध किससे है, उसमें दे देगा ट्रांसजेंडर समुदाय से या ट्रांसजेंडर और भिखारी से दे देगा। तो आप इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी योजना को हरी झंडी दी। कहाँ से? मुंबई में। मैं इन प्रश्नों को एक बार और इसलिए विश्लेषित कर दे रहा हूँ कि केवल अगर फर्राटेदार केवल मैं पढ़ता चला जाऊँ तो उसमें आपको याद करने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल प्रश्न नहीं है कि जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं और कोई बता रहा है तो आप उसको समझ गए। ये आपके सामने पहली बार, या मान लीजिए अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपके साथ ये टच में होगा, लेकिन उतना फैमिलियर नहीं है जितने कि कोई सब्जेक्ट होते हैं। इसलिए मैं इसको आराम से 1 बाय 1 पार्ट लेके चलूंगा और अंत में एक वीडियो बना के उसको क्या करूंगा, एक में ऐड कर दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। अगला है, असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को परखने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट आरोहण की। अब ये पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किस सरकार से है? तो असम सरकार। किस लिए है? तो छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए। और कितने वर्षीय है? तो 4 वर्षीय है। कई बार स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न में ये 4 वर्षीय टाइप का दे देता है, उसमें दे देगा 3 वर्षीय। ठीक है, तो इस तरह याद रखिए। हाल ही में भारत का जो यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? नेपाल। यानी भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाया नेपाल ने सबसे पहला। कह रहा है कि हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन है? वो है हिमाचल प्रदेश। एलपीजी से सक्षम का मतलब है कि जहाँ पे 100% के लगभग एलपीजी का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है और धूम्रपान मुक्त है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में चुना गया? तो जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक चुना गया। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा बन गया है? तो केरल हाईकोर्ट बन गया है। अगला प्रश्न है, आईयूसीएन ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया है? तो वो अरावली जैव विविधता पार्क, यानी किसके द्वारा? तो आईयूसीएन ने। और कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है अरावली जैव विविधता पार्क। और उसको क्या किया है? तो भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया है, यानी ओईसीएम। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया गया? तो लोकसभा सचिवालय द्वारा। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? फरवरी 2022 में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया? यानी कि ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन, गुरुग्राम हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित तकनीक विकसित की गई। कहाँ पर? आईआईटी जोधपुर में। याद रखिएगा, कई बार इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कोविड के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीक आईआईटी जोधपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने की मदद के लिए किस मिशन को लॉन्च किया था? तो मिशन अमानत। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 25 नवंबर 2021 को कहां पर किया गया? तो नोएडा जेवर उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, इसका शिलान्यास किया गया अभी। अगला प्रश्न है, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? तो धवन फर्स्ट का। अगला प्रश्न है, 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवरी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आईएनएस वेला को। याद रखिएगा कि आईएनएस वेला जो है वो स्कॉर्पियन श्रेणी की है। अगला प्रश्न है, 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 देशों में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश को। याद रखिएगा, ये नीति आयोग ने पहली बार जारी किया है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22। और कितने इसमें शहर शामिल थे? 56। पहला स्थान किसको मिला? शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया है? तो ये जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए। याद रखिए, यह प्रश्न आने की अधिकतम संभावना है कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? जनजाति गौरव दिवस के तौर पर, और ये 2021 से। अगला प्रश्न है, भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 2021-25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ? तो वो यूनेस्को के। यानी कि भारत जो है यूनेस्को के संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के लिए 2021-25 के कार्यकाल के लिए सदस्य बनाया गया। और कब निर्वाचित हुआ? नवंबर 2021 में। अगला प्रश्न है, संस्कृति और विदेशी राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड
विजेता रिकी क्रेज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो वो मीनाक्षी लेखी ने किया है। ठीक है, मीनाक्षी लेखी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो वो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं, और उन्होंने ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष के द्वारा तैयार किया हुआ वंदे भारतम के लिए जो है सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन में 100वां जिला बन गया है, तो वो है चंबा जिला। और ये चंबा जिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, और ये हर घर जल मिशन में 100वां जिला बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है? वो है आईआईटी रुड़की ने। याद रखिएगा कि जो किसान मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया? आईआईटी रुड़की द्वारा। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस समय। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में ई कचरे के निपटान के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी? दिल्ली। ये हम लोग अभी चर्चा कर भी चुके हैं। याद रखिएगा कि जो करंट के प्रश्न होते हैं वो भले ही आप एक बार पढ़ चुके हो, लेकिन इसका बार बार रिवीजन होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने आज इसको देख लिया, अब एक दिन बाद आप एक बार और रिवाइज कर लें, ठीक है, फिर जब समय मिला तो अपना रिवाइज कर लिए। मतलब इस तरह से कंटिन्यूटी में आप कुछ दिन के अंतराल पर इसको रिवाइज करते रहें ताकि आपको ये फैक्ट याद रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, और वहां पे अगर आपको आता है तो ठीक है, और नहीं तो आप कोरिलेट जैसी कोई चीज तो इसमें है नहीं। 26 फरवरी 2022 को सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे द्वारा पैराशूटिंग बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया गया बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनेस्को में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो ऑपरेशन गंगा। काफी सफल ऑपरेशन रहा और भारत के कई केंद्रीय मंत्रियों की इसमें ड्यूटी भी लगी थी। हम लोग जब यूक्रेन और रूस विवाद देखेंगे तो उसकी होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसकी चर्चा करेंगे। आगे है, हाल ही में कहां पर भारत का पहला 3D नेत्र शल्क चिकित्सा सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है? तो वो चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने। काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस बार की थीम क्या थी? प्रश्न जो है वो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। यानी कि जो सतत भविष्य का मतलब क्या है कि जब सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म है आईसीआईडी, 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया था? तो सुकुआ और डुकुआ बांध को। ठीक है, अब ये देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुकुआ डुकुआ बांध कहाँ पर स्थित है? तो वो झांसी में, और बाकी चीज की चर्चा नहीं करेगा। तो इसलिए बार बार प्रश्नों को कभी भी करिए तो उसको तोड़ के कई भागों में समझने की कोशिश करिए और उसको कई भागों से देखने की कोशिश करिए। और ये पूछ देगा कि किसने इसको घोषित किया? तो वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर द्वारा। और जनवरी 2022 में वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के द्वारा। अगला प्रश्न है, सुकुआ डुकुआ बांध है झांसी में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में एक आत्मकथा जारी की गई है, उसका नाम क्या है? जस्टिस फॉर द जज। ठीक है, यानी जस्टिस फॉर द जज किसकी है? तो वो रंजन गोगोई साहब की है, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास है, तो वो स्मृति ईरानी का है। अब याद रखिएगा कि लाल सलाम जो कॉमरेड, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे संबंधित है। अब हो सकता है कि विकल्प में कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का भी नाम दे दे, तो आप तो सोचेंगे लाल सलाम उन्हीं को मार दे। तो याद रखिएगा लाल सलाम उपन्यास किससे संबंधित है? स्मृति ईरानी से। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो कर्नाटक में। क्या है? स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 46वां स्थान मिला है। किसके द्वारा जारी की गई है? द इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। और क्या नाम है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 46। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष का समझौता किया है? तो वो तेलंगाना राज्य ने किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना
कब जो 5वां और अंतिम पोत हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया वो कौन सा है? ICGS सक्षम। अगला प्रश्न है 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन था? तो कौन था? बांग्लादेश। और कहाँ पे आयोजित किया गया? कलकत्ता। कौन सा नंबर था? 45वां था। और कब से कब तक चला? 28 फरवरी से 13 मार्च 2022 के बीच में। फोकस देश कौन था? तो वो बांग्लादेश था। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया? तो इनसेट 4B को निष्क्रिय कर दिया। और ये कैसा उपग्रह था? तो ये संचार उपग्रह था। अगला है नई दिल्ली की इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया? तो नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में। याद रखिएगा यहाँ पर डेट भी 21 जनवरी 2022 काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 14 जनवरी 2022 को K7 की जगह पर किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन के रूप में पद ग्रहण किया? तो S सोमनाथ के द्वारा। अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। याद रखिएगा कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी कोई नए तिथि, जैसे अभी हम लोगों ने जनजाति वाला पढ़ा, एक ये बाल के लिए। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम जो खुली चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद के तेलंगाना में। भारत का ये पहला ओपन रॉक म्यूजियम होगा। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा यानी होलोग्राम का लोकार्पण किया गया, और वो तिथि थी 23 जनवरी 2022 को। 23 जनवरी 2022 को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। ठीक है, इनकी 125वीं जयंती थी। इंडिया गेट पर ये प्रतिमा होलोग्राम का अनावरण किया गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में हम लोग पराक्रम दिवस के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। अगला प्रश्न है वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है, तो 18वीं शताब्दी के देवास हायम पिल्लई थे जो कन्याकुमारी से संबंधित है। देवास हायम पिल्लई, उनको संत की उपाधि देने की घोषणा की गई है, और वह पहला आम भारतीय ईसाई है। और किसके द्वारा देने की? वेटिकन पोप फ्रांसिस के द्वारा। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देवास हायम पिल्लई। अगला प्रश्न है नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जिसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है अक्टूबर से नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो 2070 में। याद रखिएगा कि ग्लासगो में ही COP 2026 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? अक्टूबर से नवंबर 2021 के बीच में। और भारत ने कब शुद्ध शून्य उत्सर्जन की घोषणा की है? तो 2070। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया? तो वो श्रीनगर को नामित किया है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तौर पर यूनेस्को द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये 18वीं रैंक है, यानी ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 18वीं। अगला प्रश्न है नवंबर 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया? तो वो श्रीनगर एयरपोर्ट को। याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मीथेन यानी CH4 में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? तो उसको कहते हैं फोटोकेमिकल विधि। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वो कर्नाटक है, यानी ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पर कौन रहा? कर्नाटक। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो वो उड़ीसा ने शुरू किया। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। यानी भारत का यह पहला मानव युक्त महासागर मिशन है जिसका नाम क्या है? समुद्रयान। और किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% का लक्ष्य हासिल किया? तो गोवा है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वो है केरल। किस मामले में? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस झील को अपना ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो वो डल झील, कश्मीर को। याद रखिएगा, ये उसी समय हुआ था जिस समय आप भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर गए थे और मनोज सिन्हा जी के साथ वहां पर बैठे थे। अगला है, हाल ही में कहां पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? तो ये मणिपुर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये तेलंगाना में विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन का। कब किया? 11 अक्टूबर 2021 को। शॉर्ट फॉर्म क्या? ISPA। अगला प्रश्न है, किस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया? हाँ, इसमें बताया गया कि जो ये संस्था है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसका पहला अध्यक्ष कौन बना है? तो जयंत पाटिल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे यानी SCR के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेन मालगाड़ियों को शुरू किया गया? तो वो त्रिशूल और गरुड़ है। यानी ये दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा शुरू की गई लंबी दूरी की 2 ट्रेन यानी जो मालगाड़ी है उनका नाम क्या है? त्रिशूल और गरुड़। याद रखिएगा, ये पूछ देगा कि त्रिशूल और गरुड़ का संबंध किससे है, तो ये बताना पड़ेगा कि ये दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा जो लंबी दूरी की 2 ट्रेन यानी मालगाड़ी ट्रेन है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की गई? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में। क्या करा है? करा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पालघर पर प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में GI टैग दिया गया, तो वो है वाडा कोमल चावल यानी कि वाडा कोलम चावल है। महाराष्ट्र के पालघर में ये प्रसिद्ध चावल को DI टैग दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस के 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की? तो PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों पर डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया था? गरुड़। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो मतदाता केंद्र है इनकी डिजिटल मैपिंग की गई थी, इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया था? तो ये गरुड़। चूंकि हाल ही में हमारे यहाँ पर राज्य का विधानसभा चुनाव हुआ है, इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई? तो 79वीं रैंकिंग है। किसमें? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स में और इनके द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA प्रशिक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर उद्घाटन किया गया? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफ स्टॉप ड्राइव इन मूव थिएटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो मुंबई में। ये भारत का पहला ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर है। कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया। वो कहां किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में टीसीयू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाले पहले भारतीय राज्य कौन है? तो पंजाब है। ये किस कल्चर पे, यानी ये टीसीयू कल्चर पर आधारित है, बीज आलू नियमों को मंजूरी दिया गया। अगला प्रश्न है, पंजाब में। अगला प्रश्न है, जर्मन वॉच द्वारा जारी नवंबर 2021 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2022 को भारत के कौन सी रैंकिंग है? तो ये 10वीं है। यानी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 2021 में ही जारी की गई और 2022 में है, यह है 10वीं। और किसके द्वारा जारी की गई? जर्मन वॉच द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की घोषणा की गई है? तो रेलवे ने यह घोषणा की है कि हम 2030 तक अपने आप को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में दुनिया का पहला होगा ये। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना लॉन्च की है? तो वो हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? तो कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में। ये भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया है? तो रजनीकांत ने। और ये भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप होगा और इसका नाम क्या है? हुटे, रजनीकांत द्वारा। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में
43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई, तो उड़ीसा में। ये 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ फ्रिगेट तुसील कहाँ पर लॉन्च की गई, तो रूस में, याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया, गोवा में। अब गोवा में लोग टूर करने जाते हैं, एल्कोहल म्यूजियम की आवश्यकता थी, खोल दिया गया। अगला है, हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन है, तो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, ये दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली की प्रमाणित ट्रेन है। अगला है, हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंसे के बछड़े की नस्ल का क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम बन्नी नस्ल रखा गया, याद रखिएगा। ये काफ़ी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त ओडीएफ और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो वो गोवा है। और गोवा को अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि वैक्सीनेशन के मामले में भी ये नंबर 1 पे हो गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने के संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो किसने की है, गेल ने, ठीक है। और ये क्या करेगा, देश में सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है, तो ये संस्कृत मंत्रालय ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट, ठीक है। अगला देखिए, वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का नाम शताब्दी समारोह मनाया गया, यानी किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह, तो वो है बिहार का। अगला है, 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुरी कर दिया है, तो याद रखिएगा माउंट हैरिएट का नाम बदल के माउंट मणिपुरी कर दिया है। और कब किया गया, 16 अक्टूबर 2021 को माउंट मणिपुरी कर दिया गया, माउंट हैरिएट का नाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, तो यह अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है, भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य में हुनर हाट में स्थापित की गई, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा विश्वकर्मा वाटिका, और ये उत्तर प्रदेश हुनर हाट में। अगला है, 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया, तो ये आयुध निर्माणी बोर्ड है, OFD, इसको केंद्र सरकार ने भंग करने की घोषणा की 1 अक्टूबर 2021 को। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों की वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें 71वां स्थान है। अभी हम लोग इस रैंकिंग को या इन प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। हम इस किताब के जो राष्ट्रीय प्रदेश या अंतर्राष्ट्रीय या आर्थिकी या और भी क्षेत्र है उसके हम लोग डिटेल भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग वन लाइनर वाले सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, ताकि ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं, हमने अगर जिन विद्यार्थियों ने अभी करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू नहीं किया है उनको ये कॉन्फिडेंट आ जाए कि नहीं, हमने अब करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिया है। और पहले एक भूमिका बनाई जाती है, उसके बाद विस्तार वाली चीज़ों को लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर में 2021 में जारी 113 देशों में वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी, 71। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने 1 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना चलाई, ये मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान जारी किया, कमाया, और ये नाम था 21 अक्टूबर 2021 को, यानी 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ टीका लगाया गया कोविड-19 का, और ये विश्व कीर्तिमान हुआ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया, तो वह इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, और किस नीति आयोग के सहयोग से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कौन, नीति आयोग के सहयोग से भारत के भूस्थैतिक मानचित्र को इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया था, तो ये दिल्ली में किया था, चर्चा हुई है। अगला प्रश्न है, भारत को 2022-24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय सदस्य के रूप में चुना गया, तो ये मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। किस अवधि के लिए, तो यहाँ अवधि की ड्यूरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी अवधि ड्यूरेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है, 2022-24। और किसके द्वारा ये रखा गया, तो संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद के सदस्य के तौर पर 2022 से 24। अगला है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं को उपयोग करने में भारत का पहला शहर कौन सा है, ये रोपने नहीं है, रोपवे सेवा होगी, ये वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला परीक्षण कब किया गया, तो ये 27 सितंबर 2021 को किया गया, यानी आकाश प्राइम का सफल परीक्षण 27 सितंबर 2021 को किसके द्वारा किया गया, तो DRDO द्वारा। कई बार ये प्रश्न इस तरह से पूछ देता है कि आकाश प्राइम जो हाल ही में मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया किसके द्वारा किया गया, तो आप DRDO बता देंगे। ये इस प्रकार आज हम लोगों ने राष्ट्रीय घटना चक्र देख लिया, और
राष्ट्रीय घटना परिक्रम पढ़ने के बाद हम लोग अब अंतर्राष्ट्रीय को देखेंगे। इस प्रकार हम लोग आर्थिक और इस तरह करते हुए वन लाइनर को पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल चर्चा में भी चलेंगे। यानी कि दूसरी किसी ऑथेंटिक करंट अफेयर्स की मैगजीन आने से पहले हम लोग समसामयिक घटना चक्र की जो अर्धवार्षिकी है इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। और ये याद रखिए कि एक सिलसिले में या एक बैठे हम चाहें कि पूरे वन लाइनर को एक दिन में पढ़ लें, तो उसमें होता क्या है कि सारी चीज़ें एक बार दिमाग में नहीं बैठती हैं, तो आपके स्किप करने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम लोग इस तरह से टुकड़े के फॉर्मेट में चलेंगे और अंत में यदि आप लोगों का कहना होगा तो सारे वीडियोज़ को एक में मर्ज कर देंगे। तो लास्ट में जो परीक्षा के समय आप लोग जाएंगे तो उसको थोड़ा सा फास्ट चला देंगे, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये रेगुलर वीडियो जो सामान्य ज्ञान विशेषांक है उसके साथ ये करंट अफेयर्स की भी सीरीज चलेगी, इसलिए आप लोग रेगुलर अब हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेके। और आज एक और अनुरोध आप लोगों से करना चाहूँगा, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आओ मिलकर पढ़ते हैं कि उद्देश्य से कार्य करता है। आपने और भी वीडियो हमारी देखी होंगी, हम प्रश्नों के विश्लेषण में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतते हैं। जब मैं आपके लिए मेहनत करके कंटेंट अच्छे ला रहा हूँ और अच्छे प्रश्न ला रहे हैं, स्वयं आप अपने आधार पर उसका मूल्यांकन करिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं प्रश्नों का अच्छा संकलन है और उसकी अच्छी व्याख्या भी की जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर किया जाए, ताकि हम लोग का ये जो ऑनलाइन स्टडी ग्रुप है ये और विशाल स्वरूप ले। आप ही ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के हमारे सारे व्यूवर्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम आपको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप इसका निर्वहन